हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सेट नंबर 3। ये आपका ऑब्जेक्टिव बेहद इंपॉर्टेंट है आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए स्टूडेंट। तो चलो ऑब्जेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos सेक पाई बाई क्या होगा? 4 होगा। cosec पाई बाई 4। अब मेरे को बताओ कि cosec पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आपका 1/√2 होता है। तो cosec पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? 1/sin पाई बाई क्या होगा? 4 होगा। ये आपको रिलेशन आना चाहिए। इसका मतलब 1/1/√2, तो ये रूट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? √2 होगा। इसका मतलब cos पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। याद रखना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? cosec पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में x का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? √2 होगा। क्या होगा? √2 होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, सिंपल समझना था कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? याद रखना है 0 होता है। साइन पाई बाई 6 या 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। साइन पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। याद रखना है। साइन पाई बाई 3 का जो वैल्यू होता है वो आपका √3/2 होता है। साइन पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? 1 होता है। ये वैल्यू को आपको क्या करना है? याद रखना है। साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। कॉसेक पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? √2 होगा। कॉसेक पाई बाई 3 का वैल्यू 2/√3 होगा। उसके बाद कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? आपका √2 हो जाएगा। अनदर प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। फॉर व्हिच ऑफ द conic section eccentricity E इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन है आपका इलिप्स। सेकंड आपका हाइपरबोला। थर्ड आपका सर्कल। डी आपका पाराबोला। ठीक है, याद रखना है। फॉर विच ऑफ द कॉनिक सेक्शन एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। तो सर्किल का स्टूडेंट एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। याद रखना है। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। फिर से बता रहे हैं। उसके बाद आपका पाराबोला का जो होगा एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। और इलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 1 होगा। याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि एसेंट्रिसिटी किस कॉनिक सेक्शन का 0 होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, सर्कल हो जाएगा। चलो अनदर प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3।
इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 4 and the center is -5, -6 will be, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y प्लस क्या है 45। बी ऑप्शन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस क्या है 45। सी ऑप्शन में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12y प्लस क्या है 45 है, और डी में आपका क्या है नन है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यह प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आ सकता है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट उसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या होता है c होता है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, इसको नोट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या होगा c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इस प्रॉब्लम में रेडियस का वैल्यू, सर्किल के रेडियस का वैल्यू दिया गया है आपका, रेडियस आपका 4 है, सेंटर आपका, सेंटर का फॉर्मूला -g कॉमा क्या होता है -f होता है। सेंटर का वैल्यू यहां पर अवेलेबल है -5 कॉमा क्या होगा -6 होगा। तो इस ओरिजिनल इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपका g का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, g इक्वल टू 5 होगा, और f इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलो रेडियस आपके पास अवेलेबल है, g का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, f का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। रेडियस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है सर्कल का, रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस क्या होता है f स्क्वायर माइनस क्या होता है c होता है। इस रूट को हटाएंगे तो यहां पर क्या होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस क्या होगा c होगा। r का वैल्यू 4 है, 4 को पुटअप करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, g का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, प्लस f का स्क्वायर, f आपका 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, माइनस क्या हो जाएगा c, इस c को इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा, और ये आपका ऐड करके 61 हो जाएगा। इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -16 होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या होगा 45 होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में c का वैल्यू क्या होगा 45 होगा। चलो g का वैल्यू पता है, f का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है। इस ओरिजिनल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुटअप करेंगे और इक्वेशन ऑफ द सर्किल को फाइंड आउट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। फ्रॉम 1 से आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या होगा c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस g का वैल्यू 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स तो 10x हो जाएगा। 2fy, f का वैल्यू 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y होगा। c का वैल्यू आपका क्या है 45 है, ये आपका 45 हो जाएगा। ये आपका जो इक्वेशन आया वही आपका क्या होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इक्वल टू जीरो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो दिया नहीं है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये होता है, यहाँ पर जीरो हटाओ, यहाँ पर भी जीरो हटाओ। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपका सेंटर दिया गया था, रेडियस दिया गया था, आपको क्या करना था? इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखना था। इक्वेशन ऑफ द सर्कल को क्या करना था? लिखना था। चलो, एक आप इस प्रॉब्लम को आप इस तरह भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ध्यान दो, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, x माइनस जो आपका यहां पर जो सेंटर निकलता है x माइनस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस f का स्क्वायर। ठीक है, और आपका क्या होगा? नहीं, यहां पर x प्लस जी, ये प्लस होगा और इज इक्वल टू क्या होगा? r का क्या होगा? स्क्वायर होगा। यहां से भी आप पुटअप करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे x प्लस 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। रेडियस कितना दिएगा? 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 16 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूले से भी हम लोग बना सकते हैं या तो इस फॉर्मूले से बना लेंगे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 का इसको सॉल्व करोगे ये वाला मिलेगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4, अनदर प्रॉब्लम 4 नोट कर लो, यहां से लेके यहां तक एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4। द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस एक्स dx। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन आपका क्या है? नॉन ऑफ दिस है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब देखो आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। चलो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहां पर समझो कि e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है? e के पावर x प्लस क्या होता है? c होता है। याद रखना है, यदि कोई पूछे e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो e के पावर माइनस एक्स होगा और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या? -1 है तो यहां पर -1 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। तो माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस क्या होगा? c होगा। किसका इंटीग्रेशन? e के पावर माइनस एक्स dx का क्या होगा? इंटीग्रेशन यदि पूछे यहां पर dx होगा। तो आपका ये आंसर को याद रखना है। e के पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय -1 प्लस क्या होगा? c होगा। इसको लिखेंगे सजा के तो माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस क्या होगा? c होगा। ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। बट डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका c नहीं होगा, c को नहीं लिखना है। चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। अब देखो यहां पर जो दिया गया e के पावर माइनस एक्स dx दिया गया है। लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स होगा। इसका कोफिशिएंट आपका -1 है। -1 हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। अपर लिमिट आपका इंफिनिटी है, लोअर लिमिट आपका 0 है, इज इक्वल टू कंसीडर करेंगे। अब देखो एक प्रॉपर्टी होता है, इस माइनस को यदि रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस लिमिट का पोजीशन को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो e के पावर माइनस एक्स
माइनस को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, उसके बदले में क्या कर रहे हैं, इसका लिमिट का पोजीशन को क्या करें, इंटरचेंज कर रहे हैं। 0 आपका ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका x के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे तो e के पावर -0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/e के पावर 0 होगा। माइनस को हटाएंगे तो नीचे आएगा। किसी भी एलिमेंट के पावर 0 होता 1 होता, 1 को 1 से भाग देंगे क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब e के पावर -0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, याद रखना होगा। e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू इज इक्वल टू 1/e के पावर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1/e के पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, e के पावर -0 का वैल्यू 1 होता है, e के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों के बीच में माइनस करेंगे, आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी जाके इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है आपका, ये भी आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, बशर्ते आपका क्या है, यहां पर मॉड है। चलो देखते हैं मॉड का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। और आपका आंसर दिया गया है आपका 1, बी आपका 0, सी आपका -1 और डी आपका 1/2 दिया गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखो मॉड का अंदर में जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो एक यहां पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहां पर x को पुट अप करेंगे। ठीक है, ये आपका x इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो, अब यदि x के इस साइड में यदि कोई वैल्यू पुट करेंगे तो 0 का राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1 2 3 4 5। यदि 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे राइट हैंड साइड में तो आपका ये मॉड क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यस या नो, यस। और x के इस साइड में कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो मॉड का भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके अंदर का जो मॉड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है ये आपका फंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा। कहां से कहां तक ब्रेक होगा, अब देखो ये लिमिट का है, -1 और 1 है, तो यहां पर आपको लिखना है -1 और यहां पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अपर लिमिट को यहां लिखना है, लोअर लिमिट को यहां लिखना है। उस वैल्यू को 0 करके उस वैल्यू को निकालना, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो -1 से 0 के बीच में जो मॉड का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, निगेटिव है। कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, -1 से 0 के बीच में। बट 0 से लेके 1 के बीच में, इस कंडीशन में आपका 0 से लेके 1 के बीच में आपका ये जो मॉड का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको बेसिक चीज याद होना चाहिए। इसका मतलब है इसका लिमिट का जो आपका ब्रेकिंग होगा वो आपका -1 से कहां तक जाएगा, पहले केस में -1 से कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। उस कंडीशन में मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब मॉड हटेगा तो एक निगेटिव साइन के साथ हटेगा, क्योंकि आपका मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो -1 से 0 के बीच में आपका मॉड हटाएंगे तो यहां पर -x लिखेंगे, क्योंकि मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या है, माइनस है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा, प्लस होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो 0 से लेके 1 के बीच में जो मॉड के अंदर का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, तो मॉड अपने आप इसी तरह हट जाएगा, कोई भी साइन यहां पर नहीं होगा। तो आपको मॉड सिंपल हटा लेना है। अब देखो इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, -1 से 0, 0 से लेके 1। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² बटा क्या होता है, 2 होता है। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट क्या है आपका, -1 है।
इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस माइनस को हटाने के लिए इसका लिमिट का पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। माइनस हट गया, -1 अब ऊपर चला जाएगा, 0 आपका नीचे आ जाएगा। इसीलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, इस नेगेटिव को रिप्लेस दिया पॉजिटिव में। और यहां पर एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट क्या होगा 0 होगा। अब एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बटा 2 रहेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अपर लिमिट का वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट का वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2 होगा तो क्या होगा 0 होगा। ध्यान देके समझने का कोशिश करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 बाई क्या होगा 2 होगा। अपर लिमिट को पहले रखेंगे, वैल्यू को x के प्लेस पे सॉल्व करके उस वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा माइनस होगा। अब x के जगह पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर बाई 2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग करें। ये हाफ है, यहां पर भी हाफ है, हाफ को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यस या नो। इसका मतलब है इस मॉड x का इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा +1 होगा, याद रखना है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 है आपका, इंटीग्रेशन 1/√x dx इज इक्वल टू, चलो पहला ऑप्शन है 2√x + c, दूसरा ऑप्शन है -2√x + c, c है आपका आंसर 2/√x + c, d में आपका है 4√x + c। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए है क्योंकि इस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। चलो 1/√x dx है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/रूट को हटाएंगे तो 1/2 होगा, dx होगा। यदि फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 क्या होगा dx होगा। अब देखो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है x के पावर n+1 डिवाइडिंग बाय n+1 प्लस क्या होता है c होता है, याद रखना है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो x n के जगह पर क्या है -1/2 है तो -1/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला +1 होगा, डिवाइडिंग जो ये पावर है उसी से डिवाइड करेंगे, -1/2 प्लस क्या होगा 1 होगा, प्लस क्या होगा c होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x के पावर -½ + 1 तो क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ होगा, फिर 1 में से हाफ जाएगा तो क्या होगा हाफ होगा, प्लस क्या हो जाएगा c। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस क्या होगा c होगा। इसको हम घुमा के लिख सकते हैं 2 x के पावर ½ इज इक्वल टू क्या होता है √x होता है, प्लस क्या होता है c होता है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √x प्लस क्या होगा c होगा। 2 टाइम्स ऑफ √x प्लस क्या होगा c होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं अनदर। जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको याद रखना है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम, 0 से लेके आपका π/2 तक है,
कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, सी में आपका 2 और डी में आपका क्या है, नॉन है। ठीक है, चलो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, ये आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखाते हैं, याद रखना है, काम देगा बहुत। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा, याद रखना है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से क्या करो, सॉल्व कर पाओ। टेन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग क्या होगा, सेक एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा, याद रखेगा। फिर कॉट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा, याद रखेगा। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा, याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद यदि पूछेगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद रखेगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। इतना फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करते हैं। ये आपका फॉर्मूला था। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होगा, सी नहीं होगा क्योंकि आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो 0 से लेके क्या है, π/2 कॉस एक्स डी एक्स है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। अपर लिमिट आपका π/2, लोअर लिमिट आपका 0। एक्स के जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो साइन अपर लिमिट π/2 एक्स के जगह पर पुट करेंगे, साइन अब एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। साइन π/2 का वैल्यू अभी बताए 1 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। आंसर हो जाएगा आपका इस प्रॉब्लम का क्या, 1। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। ये फॉर्मूला है, ये प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसी फॉर्मूला पर आधारित एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसीलिए हम जो बता रहे हैं आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से लिख डालना। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू, 4 गो ऑप्शन दिया गया है आपका। पहला ऑप्शन है log cot x प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है आपका log cosec x प्लस सी, सी में आपका है log sec x प्लस क्या होगा सी, डी में क्या होगा आपका नॉन। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू क्या होगा, log sec x प्लस क्या होगा, सी होगा। चलो मॉड भी दिया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, मॉड लगा लेते हैं, सब में मॉड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सेक
x डिग्री tan x डिग्री dx इज किसके बराबर इक्वल है, पाई बाई 180 सेक x डिग्री प्लस क्या c, अभी जितना फॉर्मूला बताएं उसी में से बनेगा, 180 पाई सेक x डिग्री प्लस c नंबर सेक x डिग्री प्लस c d नंबर में नॉन। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, चलो ध्यान दो। अब देखो बताओ तो 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो बोलेगा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर पाई बाई 180 और गुना क्या होगा आपका x रेडियन। इसका मतलब है x डिग्री बराबर पाई x डिवाइडिंग बाई 180 रेडियन होगा। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, चलो ध्यान दो। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक x डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई x बाई 180। फिर यहां पर tan है, tan लिखेंगे x डिग्री की जगह पर पाई x बाई 180 dx होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला भी बताए थे, क्या बताए थे फॉर्मूला ये बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक x और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो डिवाइड 1 प्लस क्या होगा c होगा। चलो ये अभी बताए थे, इसी कॉन्सेप्ट पर ये प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो सेक x इंटू tan x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक x होगा। तो सेक लिखेंगे, यहां पर पूरा x की जगह पर क्या है, पाई x बाई क्या है 180। ठीक है, फिर ध्यान देंगे x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहां का x का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 180। ये कैसा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस क्या लगेगा c। इसको सॉल्व करेंगे, 180 नीचे है ऊपर जाएगा, तो 180 ऊपर जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या होगा पाई, और क्या हो जाएगा बताओ तो सेक, और लिखेंगे पाई x बाई 180 प्लस क्या होगा c होगा। चलो अब देखो तो कोई ऑप्शन 180 बाई पाई, 180 बाई पाई सेक x डिग्री है, यहां पर कुछ है। चलो थोड़ा समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 180 बाई पाई सेक। अब देखो तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, ध्यान दो यहां पर पाई x बाई 180 इज इक्वल टू क्या, x डिग्री। इसका मतलब है इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिग्री लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा c। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 180 बाई पाई सेक x डिग्री प्लस क्या होगा c। ऑप्शन हो जाएगा आपका इस प्रॉब्लम का बी। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। नोट डाउन कर लो आप अपने कॉपी में प्रॉपर ढंग से। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है, 10 है, ठीक। क्या बोल रहा है यहां पर, द पोलर फॉर्म ऑफ द complex number is
साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, बी नंबर आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सी नंबर आपका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और डी नंबर आपका नॉन है। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, कुछ भी नहीं है। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सिंपल पोलर फॉर्म को लिखना है, तो आपका इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, इसको सिंपल याद रखना है। आर ब्रैकेट क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपका क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, आर उसका मैग्नीट्यूड हो गया और थीटा क्या हो गया, उसका एंगल हो गया। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिंपल इसको क्या करना है, याद रखना है। तो आपका क्या था स्टूडेंट, 10 प्रॉब्लम का सेट था। 10 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से बता दिए। आप प्रॉपर ढंग से क्या करो, इसका रिवीजन करो। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से पूछा गया प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बेसिक जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं उस फॉर्मूले को एक कॉपी में नोट डाउन करना है और बार बार फॉर्मूला को क्या करना है, रिवीजन करना है, देखना है और याद रखना है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।